कहाँ तक कर लिए थे? सेंट्रोइड तक हो गया था, है ना? सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट फिगर, है ना? यानी कि हम लोग जो है कंपोजिट फिगर का सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना? तो देखिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट था उस पिछले क्लास में हम लोग किए थे, है ना? तो इसमें जो है से हम एक क्वेश्चन, आ जाइए, ये नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और इसमें ऐड कर देते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन बनाए भी थे, है ना? और एक और ले ले रहे हैं। आप देखिए, एक आड़ा तिरछा आपका फिगर बना करके दे दिया गया है। आपसे पूछेगा कि से इसका सेंट्रोइड बताइए, है ना? तो फिगर कैसा हो इससे कोई मतलब नहीं बनता है ना? हम लोग जो कॉन्सेप्ट जानते हैं उसके ऊपर काम करेंगे, है ना? जो आप तरीका जानते हैं, सीखे हैं, उसके ऊपर काम करना है, उसी से आपको सॉल्व करना है, लाना है ना? तो पहला आपका काम ये रहेगा कि जो कॉम्प्लेक्स फिगर है उसके सबसे बॉटम मोस्ट पार्ट से एक्स एक्सिस गुजरना चाहिए, है ना? सबसे बॉटम मोस्ट, बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। तो इस फिगर को अगर हम देखें, ये फिगर जो आपका है, इसका सबसे नीचे वाला पोर्शन कौन सा होगा? तो ये वाला साइड होगा, है ना? ये साइड सबसे नीचे में होगा। तो इससे हम लोग एक्स एक्सिस गुजारेंगे, ठीक है? अब एक्स एक्सिस गुजार दिए अगर हम, ये एक्स एक्सिस हमने इससे गुजार दिया। और एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट से, ठीक ना, सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड से आपको क्या होना चाहिए? बाई एक्सिस गुजरना चाहिए। तो सबसे लेफ्ट ये है, ये है,
है ना, यानी इसी से क्या होना चाहिए, बाई एक्सिस गुजरना चाहिए। तो अब इसको हम बढ़ा देते हैं बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस असाइन हो गया। अगर दिया हुआ नहीं रहे तभी ये काम करना है, ये स्टेप जो है ऑप्शनल है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में ये स्टेप खुद ही दे दिया जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ना। और ज्यादातर क्वेश्चन जो आप बनाए हैं उसमें ये दिया हुआ रहता है ना, तो ये आपको दिया हुआ रहता है जनरली। अगर नहीं दिया हुआ है तो ये तरीका अपनाएंगे, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका जो फिगर है, जो ज्योमेट्री है, वो फर्स्ट क्वाड्रांट में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रांट में आने की वजह से सारा डिस्टेंस जैसे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप पॉजिटिव में करेंगे, कैलकुलेशन करने में अच्छा लगेगा, है ना। गड़बड़ होती है कब, जब कैलकुलेशन माइनस में घुसता है, ठीक है, वहां पे माइनस छूट जाएगा, आपका काम गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग इसीलिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने की कोशिश करते हैं। अब अगर मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में ही दे दिया जाए कि इसको एक्स एक्सिस और यहां से जो है बाई एक्सिस, तब आपका दिमाग ये वाला जो नहीं लगाना है, ठीक है। फिर जैसे दिया है उसी के ऊपर जैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो हम क्या करते हैं कि एक्सिस सेलेक्ट हो गया। दूसरा स्टेप हमने कहा था कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फिगर दिया हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री आपका दिया हुआ है, उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, बेसिक फिगर में, ठीक है। उसको किस में कन्वर्ट करना है, बेसिक फिगर। बेसिक फिगर कौन कौन होते हैं बताइए। बेसिक फिगर आप क्या पढ़े हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, और क्या होता है, ट्रायंगल होता है ना, और क्या होता है, सर्कल, और क्या होता है, सेमी सर्कल, और क्वार्टर सर्कल। यानी कि हम लोग का जो कॉम्प्लेक्स फिगर चाहे जैसा भी बना हुआ है, उसको यही 5-6 में से हमको तोड़ करके बना देना, ठीक ना। यानी कि ऐसा ही फिगर दिखना चाहिए, ऐसा इसको सेट कीजिए कि फिर फिगर इनमें से कोई एक दिखाई दे। क्यों, क्योंकि इनका जो है सेंट्रोइड हम लोग पहले से जानते, याद किए हुए हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कोशिश करते हैं इनमें से बदलने की, ठीक है। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम इस साइड को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो ये इधर एक हमारा रेक्टेंगल दिखने लगेगा, क्लियर है। अगर हम इसको भी मिला दें तो एक और रेक्टेंगल दिखाई देगा, है ना, यानी हम सही जा रहे हैं। दूसरा, इसको अगर हम और आगे चल करके मिला दें तो इसका मतलब एक और रेक्टेंगल दिखेगा और एक ट्रायंगल दिखेगा, यानी अभी भी हम लोग सही जा रहे हैं। कोई ऐसा फिगर मिल जाए जो इनमें से नहीं हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है पूरी तरह से उसको अभी कंपोनेंट में नहीं तोड़े हैं, ठीक ना। आपको हर हाल में इन्हीं बेसिक सेक्शंस में से कोई सेक्शन को लाना है ना, हर हाल में, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको अब देख रहे हैं कि एक ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, यानी कि सारा फिगर जो है बेसिक सेक्शन में कन्वर्ट हो गया, है ना। यानी हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट, सेकेंड स्टेप कंप्लीट, है ना। अब दूसरा काम ये करना है कि सबको नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। पॉइंट्स का नाम दे दीजिए जहां जहां पे कटिंग दिख रहा है आपको। जैसे हम इसका नाम देते हैं अलग पेन से, ए यहां पे भी है, बी, सी, डी, ई, और ये हो गया एफ, जी, एच, आई, जे, के, और हो सकता है जहां जहां पे तो कटिंग था, मीटिंग पॉइंट था, सबको तो हमने नामिंग कर दिया। तो अब जो है से नहीं हो सकता, अब ये फाइनल हो गया।
अब जो है इस सेक्शंस को इस तरह से भी नाम कर सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। क्लियर हो गया। अब हमारा काम ये रहेगा थर्ड स्टेप में कि ये सारे सेक्शंस का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट और उसका एरिया, ठीक ना, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट और उसका एरिया लिखना है। ठीक है, तो हम जो है अगले काम पे आएंगे और लिखेंगे क्या, लिखने का जो तरीका रहेगा वो आपका ये रहेगा कि 4 सेक्शन फर्स्ट, नंबर में पहला जो से पहले आता है ना, तो उसको हम लोग पहले लिखेंगे 4 सेक्शन फर्स्ट, और सेक्शन फर्स्ट में जो है उसका भी नाम लिखेंगे, दैट इज रेक्टेंगल, कौन सा, बी सी डी ई, बी सी डी ई, हो गया है ना। अब इसका एरिया चूंकि पहला है इसीलिए A1 लिख दे रहे हैं, तो A1 इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इसका कितना हो गया, BC, यानी कि BC तो आपको दिया हुआ नहीं है, टोटल है 80, 80 में से 20 इधर खत्म, बचा कितना, 60, BC कितना हो गया 60, यानी लंबाई हो गई 60 गुना चौड़ाई की अगर हम बात करें तो DC जो है चौड़ाई है ना, DC कितना है 20, तो यानी कि 60 गुना 20 हो गया कितना, 1200 mm स्क्वायर, कंप्लीट है ना। अब जो है निकालेंगे क्या, x1 और y1, x1 और y1, ठीक है। x1 आप जानते हैं रेक्टेंगल का जो जनरलाइज साइड से हम लोग जो लेते हैं सेंट्रॉइड, वो क्या होता है, लेंथ का आधा और विड्थ का आधा। तो लेंथ का आधा ये BC जो से लंबाई है, तो B से इसका सेंट्रॉइड कितना दूरी पे, 30 ना, BC कितना है 60, तो BC का आधा 30, तो ये हो जाएगा कहीं इधर 30 पे, ठीक है। अच्छा, चौड़ाई कितना है 20, तो उसका आधा 10, ठीक ना, लंबाई पे आधा कर दिए, चौड़ाई पे भी आधा कर दिए। अभी कहीं पे इधर होगा, यहाँ पे दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा ना कहीं पे, तो इधर आपका C1 होगा, है ना, इसी का कोऑर्डिनेट हमको लिखना है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर कितना ये चला गया 10, क्योंकि ये आधा किए हैं तो ये 10 ही जाएगा, है ना, टोटल 20 है, आधा किए तो 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा y1, एक्स एक्सिस से नापा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है उसको हम लोग बाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, और ये हो गया हमारा कितना 10 mm। अब जो है हमको B से लेकर के C1 तक, यानी कि सेंट्रॉइड ऑफ BCDE, ठीक ना, इस रेक्टेंगल का सेक्शन 1 के जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमको ये वाला एक्सिस से नापना पड़ेगा ना यहाँ तक, लेकिन ये 30 जो आप देख रहे हैं वो तो BA से है। अब B जो है वो बाई एक्सिस से कितना दूरी पे है 20, है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 इधर और 20 ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 mm, 50 mm हो गया, है ना। ये आपका ए बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देता है, एक्स कोऑर्डिनेट, क्या देता है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपने काफी कुछ चीजें निकाल चुके हैं, तो आपको आगे की जो प्रोसेस है वो ये कहता है कि आप निकालें मोमेंट। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट अबाउट पहले कौन सा बाई एक्सिस और फिर एंड एक्स एक्सिस,
पहले बाई एक्सिस और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस। तो बाई एक्सिस के अबाउट जब निकालेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे Q1 बाई, यानी कि Q से मोमेंट ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वन किसके लिए, तो सेक्शन वन, और बाई किसके लिए, अबाउट बाई एक्सिस, इज इक्वल टू A1 इंटू x1। क्या हो जाएगा, A1 इंटू x1, और Q1x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1y1। ठीक है, यही ना। अब इसको आप बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा, 1200 गुना में 50, 12 पचे 60 पे 3 जीरो, इतना MMQ है ना। और ये हो गया आपका Q1 बाई Q1x कितना हो जाएगा, 1200 गुना में 10, यानी कि 12,000 MMQ। क्लियर है, तरीका अभी सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, इसी तरीके से हमको क्या निकालना होगा, Q1, सॉरी 1 तो हो गया ना, 2y। अब बार बार ये पूरा प्रोसेस हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक बार कर दे तो ये भर न जाएगा बोर्ड। ठीक है, तो हम अपना जगह बचा रहे हैं, तुम लोग नहीं बचाना, ठीक है, नहीं तो तुम लोग जगह बचाओगे तो वो नंबर बचाने की कोशिश में लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है दिल खोल कर करके जगह भरिए। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार आपको बता दिए कि ये तरीका है, यही जो है से सेक्शन 2 के लिए भी करेंगे, और यही सेक्शन 3 के लिए भी, और 4 के लिए भी। ठीक है, सब में यही लैंग्वेज आएगा। ठीक है, और सब में तरीका यही रहेगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं Q2 बाई, तो क्या हो जाएगा, A2 इंटू x2, A2 इंटू x2। आते हैं हम दूसरे सेक्शंस पे। दूसरा सेक्शन कौन है हमारा, तो A B J K, क्या है, A B J K। ठीक है, तो A B J K में लंबाई कौन सा हो गया, A K, यानी कि कितना टोटल, 70। अच्छा, चौड़ाई कितना, 20, तो 70 लंबाई और 20 चौड़ाई, तो कितना हो गया एरिया, 1400 mm²। तो A2 हो गया आपका कितना, 1400 mm² गुना x2। अब x2 कौन सा डिस्टेंस होता है, बाई एक्सिस से, बाई एक्सिस यही ना है, देख करके मारना नहीं तो गड़बड़ होगा। बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब कितना, तो चौड़ाई है इसके साथ, ये तो लंबाइया सट गया ना बाई एक्सिस में, तो इससे आधा करेंगे चौड़ाई का, तो कितना, 10, तो यानी x2 हो गया हमारा 10। आप बताइए कि कितना हो जाएगा गुना करके, 14,000 MMQ। ठीक है, अब जो है Q2x इज इक्वल टू A2 इंटू Y2। A2 तो बदलेगा, mm² गुना, अब Y2 के बारे में सोचते हैं। Y2 जो है बाई कोऑर्डिनेट है सेंट्रोइड का, किसका, तो सेक्शन 2 का। सेक्शन 2 कौन सा, A B J K, A B J K, ये सेक्शन 2 है। और इसका बाई कोऑर्डिनेट कहां से नापाना चाहिए, एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से ऊपर, कितना ऊपर, तो ये लंबाई का आधा, काहे कि ये सटा हुआ ना है, तो ये लंबाई कितना टोटल 70, आधा करेंगे तो 35, तब बाई 2 हो गया हमारा कितना, 35 mm। आप बताइए कि कितना हो जाएगा गुना करके, अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होगा। आप अपना कैलकुलेटर, 49,990, 49,990, ये 49 पे 4 जीरो और MMQ। ठीक है, अभी सही है।
1400 था। ठीक है, एक जीरो इधरों से हटा देते हैं। 49 पे 3 जीरो, क्या कोई दिक्कत? अरे एक यही तो होता है कि एक बिना कैलकुलेटर से करने पे एक आध जीरो ऊपर नीचे हो ही जाएगा। ठीक है, और शॉर्टकट चल रहे हैं ना, तो दिक्कत तो होगा ही। अब देखिएगा, ये हुआ। अब लिखेंगे हम Q2 y हो गया, Q2 x भी हो गया, और Q3y इज इक्वल टू A3 इंटू x3। Q3y इज इक्वल टू A3 x3। ठीक है, अब तीसरा देखो कि सेक्शन कहाँ है। तीसरा सेक्शन है हमारा HGIJ। HGIJ ऐसे घूमोगे तो HJIG। ठीक ना, यही ना तीसरा सेक्शन, यही ना है। अब बताइए कि ये टोटल कितना है? 70। अब बताओ कि ये वाला जो है सेट, इसका चौड़ाई कितना है? 20। अगर हम इस 70 में से 20 हटा दें, 70 में से 20 हटा दें तो कितना बचेगा? यानी कि यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 50, है ना? इसमें 20 जोड़ देंगे तो 70, यही ना? अच्छा, अब बताओ कि ये अगर हम कहें कि यहां से इसका सेंट्रॉइड कितना दूरी पे रहेगा? 10 पे। ये जितना है उसका आधा कर देंगे तो 10 हो गया। लेकिन ये जो 10 डिस्टेंस आप नाप रहे हो, क्या यहां से नापना सही है? डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं? रेफरेंस एक्सिस से। रेफरेंस एक्सिस तो ये है नहीं। रेफरेंस एक्सिस कौन है हमारा? एक्स। तो एक्स से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 50 और 10 60। तो ये बाई 3 क्या हो गया? बाई 3। ठीक ना? और अगर हम x3 पे बात करें तो वो हमारा कहां से नपाएगा? बाई एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस, है ना? अब बताइए कि ये टोटल जे आई जो है सही, इसका तो लंबाई हो गया। जे आई कितना हो गया? 60। जे आई आपका कितना हो गया? 60। 20 इधर हटा देंगे ना। अब 60 का आधा जैसे यहाँ पे किए थे 30, वैसे यहाँ पे भी होगा 30। ठीक है, अब 30 इधर और 20 इधर, 50। इधर वाला तो पूरा जुट जाएगा ना, कहे कि वो तो डिस्टेंस हो गया कहां से? एक्सिस से, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि x3 हमारा कितना आ जाएगा? 30 20 50। 30 20 50। और A3 पहले तो निकालना पड़ेगा। A3 कितना हो गया? 60 और 20। तो ये तो पहले के है। ये एरिया तो इसका A1 और A3 तो सेम ही है। तो 1200 गुना और x3 आपका 50, 12 पचे 60, और 60 पे कितना जीरो? 3 जीरो। इतना mm3। ठीक है, अब इसी तरीके से Q3x इज इक्वल टू A3 इंटू Y3। 1200 तो लिख देंगे, अगुना में ये कितना? 50 और 10 60। 50 और 10 60। ठीक है ना? 50 और 10 60। तो ये हो जाएगा 12 छक 72। आपे 3 जीरो। ठीक है, 72,000 mm3। ठीक है, 3 वो का काम तमाम हो गया। ये तो हुआ रेक्टेंगल वाला, जो कि थोड़ा आसान ज्यादा रहता है। रेक्टेंगल वाला आपको बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अब आते हैं ट्रायंगल वाले पे। ठीक है, ट्रायंगल वाले के बारे में हमने पढ़ रखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल अगर हुआ तो यहां से इधर की ओर कितना दूरी पे? अगर ये आपका h है तो कितना दूरी पे? h/3। ए अगर मान लेते हैं कि d है तो यहां से कितना दूरी पे? d/3। ये वाला मेजर करने का एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, किसके लिए?
राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग ई वाला पॉइंट पकड़ेंगे, ठीक ना। अब इस पॉइंट से इधर की ओर कितना दूरी पे, तो ये वाला टोटल यहां से यहां तक कितना है 60, तो 60/3, 60/3 करोगे तो होगा कितना 20, हो जाएगा कितना 20। अच्छा ये कितना बचा, तो ये टोटल 20 है, ये बचेगा टोटल 10, नहीं यहां से यहां तक 30 है ना, बोलिए। तो ये यहां से यहां तक 30 है और ऊपर में 20, तो ये कितना बचा 10। और यहां से अगर हम कहें कि कितना दूरी पे सेंट्रोइड होगा, तो 10/3, 10/3, तो 10/3 तो हो जाएगा कितना 3.33, है ना। तो 10/3 ही इसको लिख देते हैं, ठीक ना, जो आना होगा आएगा। क्लियर है। अब एरिया की समस्या आती है कि अगर हम A4 निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तब बेस कितना, तब बेस 10, तो हाइट 60, ठीक ना। अगर इसको बेस लेते हो तो ये हाइट, अगर इसको बेस लेते हो तो ये हाइट, यही बनेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 10 गुना 60, काट दो 5, ये कितना हो जाएगा 300 mm², ठीक है। A3 आपका कितना हो गया, ये A4। अगर हम निकालते हैं Q4y इज इक्वल टू A4 इंटू X4, A4 कितना हो गया 300 mm², अगुना अगर हम X4 की बात करें, सुनिए X4, तो X4 जब भी नापा जाएगा तो इसके एलोंग नापा जाएगा, X एक्सिस के एलोंग, है ना। तो यहां से आपने कितना नापा है 20, और ये कितना है 20, टोटल कितना हो गया 40। तो यानी कि X4 आपका कितना हो गया 40, ये हो गया 40 mm। क्लियर है ना। अब कितना हो जाएगा 12,000 mm³, 12,000 mm³, ठीक है। अगर हम Q4x निकालते हैं तो आ जाएगा A4 इंटू बाई 4, ठीक है, A4 इंटू बाई 4, तो ये तो 300 mm, गुना में 300 गुना में कर दीजिए आप। अगर बाई 4 निकालते हैं तो आपको कहां से, एक एक्सिस से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, आप निकाल लिए हैं किधर से, ऊपर से ना, आप किधर से निकाल लिए हैं ऊपर से, तो वो काम करेगा नहीं काम करेगा। अब मजबूरी है कि हम लोग को कहां से निकालना होगा, यहां से इधर जाना होगा। तो ये टोटल 10 है, ऊपर से 10/3, तो नीचे से कितना 20/3 होगा, नीचे से कितना 20/3। अरे यार 10/3 प्लस 20/3 कितना हो जाएगा 10, नहीं होगा, करके देख लो, होगा ना। तो नीचे से कितना हो जाएगा 20/3, 2h/3 होता ना यार, अपेक्स से भुला गया, हाँ वो वही है। तो इधर 10/3 था, 2h/3 करेंगे तो 20/3 हो जाएगा। तो इधर से 20/3 हो गया, ठीक है। लेकिन ये यहां से कितना दूरी पे है 40, है ना। तो 40 प्लस में 20/3, 40 प्लस 20/3, तो ये कर देते हैं 40 प्लस 20/3, ये हो जाएगा 4×12, अब 12 यानी 140/3, ठीक ना। यानी कि 300 गुना 140/3, ये खत्म हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 14,000 mm³, ठीक है। ये हो गया हमारा मसाला तैयार, ठीक है। अब क्या करना है एक्स बार का फॉर्मूला होता है A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस A4/4, ठीक ना। सॉरी X4/5 कहां से आ गया एक्स वाला में, हाँ, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। आप देख लीजिए Q1 बाई कितना है, वही ना होगा, Q1 बाई A1 x1 है,
तो ये कितना है 60,000 mm³ कितना हो गया 60,000 mm³ प्लस A2X2 देख लीजिए A2X2 कितना है 14,000 mm³ तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 14,000 mm³ और प्लस A3X3 कितना है 60,000 mm³ और प्लस A4X4 कितना हो गया 12,000 mm³ और डिवाइडेड बाई A1 कितना है तो A1 आपका है 1200 और A2 कितना है 1400 और A3 कितना है फिर 1200 ठीक ना यानी कि 1200 प्लस 1400 और फिर 1200 और प्लस 300 यही ना अब इसको सॉल्व करेंगे जीरो रखते समय इतना कंसंट्रेशन रखेंगे कि ज्यादा कम न रखा है नहीं तो फिर तो गड़बड़ होना तय है ठीक है आप जैसे कर दीजिए देखो ना ऑनलाइन में डायरेक्ट मार दिया 100 होगा कितना आया 146 पर 3 0 खाली ऊपर वाला अरे पूरा कैलकुलेट करके बताओ ना ऊपर वाला से हमरा का लेना देना मैंने सब के अलग अलग लिखेंगे पूरा फाइनल कैलकुलेशन बताओ आंसर कितना आया 35.609 mm ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट किसका सेंट्रोइड का ठीक ना एक्स कोऑर्डिनेट हो गया इसके सेंट्रोइड का ठीक है अब आते हैं बाई बार की ओर इसका वैल्यू बता दो A1/1 कितना A1/1 12,000 A2/2 कितना 49,000 ठीक है 12,000 अब प्लस 49,000 प्लस 75,000 A3/3 72,000 तुम लोग 72 बोलते सुनाई 78 देता है और A4/4 14,000 ठीक है और डिवाइडेड बाई वो तो वही रहेगा आ जाइए 1200 प्लस 1400 प्लस फिर 1200 और प्लस 300 इसको कैलकुलेट करके बताओ फाइनल वैल्यू 35.85 इसको में भी 35 आ रहा है वाह यार दोनों दिन 35 आ गया चलिए हाँ डेसिमल के बाद एको प्लेस रखोगे तो काम चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मेन प्लेस है आगे वाला ठीक है आगे वाला गड़बड़ नहीं होना चाहिए पीछे वाला एक आध 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है प्रोसेस जो है ना सही होना चाहिए ये तरीका हुआ अब देखिए एक बार इसको फिर से हम रियलाइज करवा देते हैं पहले आपको फिगर दिया हुआ रहेगा ठीक है कौन सा तो ये डायरेक्ट चैनल सेक्शन दे दिया जाए है ना और इस चैनल सेक्शन में आपको एक ट्रायंगल कट करके दे दिया गया है अब इसको ई कंप्लीट रहेगा ना रहेगा ये क्वेश्चन देने वाले के ऊपर है ठीक ना और ये एक्सिस भी देगा कि नहीं देगा वो भी उसी के ऊपर है लेकिन अभी तक के क्वेश्चन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें एक्सिस ना दिया हो ठीक ना लगभग प्रत्येक क्वेश्चन में
आपको एक्सिस जो है खुद ब खुद दिया है, ठीक है। तो खुद ही एक्सिस वो दे देता है, तब जैसे आपको एक्सिस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि रूल का फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको ऑलरेडी करके मिला है, ठीक है। तो उसको पे कोई दिमाग नहीं लगाना। सेकेंड स्टेप पे हम लोग डायरेक्ट आ जाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स फिगर है उसको क्या कन्वर्ट करना है बेसिक फिगर में। बेसिक फिगर कौन सा? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल। यही 5-6 जो आप जानते हैं उसी में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करने की कोशिश करना। जब तक आप उन सारे फिगर्स में से इसको कन्वर्ट नहीं कर देते हैं, आपको ऐसा फिगर दिखे कि इसका हम नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने बेसिक सेक्शन में उसको पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं किया है। अगर आप बेसिक सेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको यही 6 में से कोई एक दिखाई देगा, ठीक ना। जैसे इसको हमने जब जोड़ तोड़ कर दिया तो आपको रेक्टेंगल बना कितना, 1 2 3, 3 रेक्टेंगल बना और 1 ट्रायंगल बना, ठीक है। तो यही तो बेसिक सेक्शन होता है ना। सारे का साइड्स जो ऐसे दिया हुआ रहेगा, डायमेंशंस जो है वो दे देगा, ठीक है। अब क्या करना है कि ये आपने इसको कन्वर्ट करने के बाद यानी कि बेसिक सेक्शन में स्प्लिट करने के बाद इसको जैसे नेमिंग करना है, ये जरूरी चीज है। नेमिंग कर दीजिए। आप उसको अल्फाबेटिकल नेमिंग भी दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट सेक्शन 1 2 3 4 भी करके छोड़ सकते हैं या दोनों ही दे सकते हैं, ठीक ना। बेहतर ये होता है कि दोनों ही दे दीजिए, ठीक है, बढ़िया लगेगा, ठीक है। अब देखिए कि जब दोनों ही दे देते हैं आपका अल्फाबेट के रूप में सेक्शन डिवाइड हो जाता है, ठीक है, या फिर ये नंबर के रूप में भी सेक्शन डिवाइड हो जाता है कि कितना सेक्शन बना, या इसमें टोटल कितने सेक्शन बन रहे हैं, 4, ठीक है। 3 जो है रेक्टेंगल और 1 आपका ट्रायंगल, ठीक है। अब जिस हिसाब से आपने नंबरिंग किया है यानी फर्स्ट जिसको दिया है उसके ऊपर कैलकुलेशन आप पहले शुरू करेंगे, ठीक है। तरीका क्या होगा कि पहले उस सेक्शन का एरिया निकालेंगे। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया जानते हैं क्या, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। फिर आपका स्क्वायर रहेगा तो उसका भी एरिया जानते हैं क्या, साइड का स्क्वायर। अगर सेमी सर्कल रहेगा तो भी एरिया जानते हैं, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अगर सर्कल रहेगा तो भी एरिया जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। क्वार्टर सर्कल रहेगा तो पाई आर स्क्वायर बटा में 4, ठीक है, हो गया। अब एरिया जो है हम लोग को उतना तकलीफ नहीं देगा। जैसे ये हमारा पहला सेक्शन था, रेक्टेंगल था, लंबाई गुने चौड़ाई कर करके एरिया निकाल लिए, ठीक है। तरीका यही करना है शुरुआत में। फॉर सेक्शन 1 दैट इज रेक्टेंगल, A1 निकाल लिए। अब A1 निकालने के बाद उसका हम लोग सेंट्रोइड निकालेंगे, ठीक ना। बेसिक सेक्शन का सेंट्रोइड बताया गया है, आप उसको याद रखेंगे, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का क्या होता है, लंबाई का आधा चौड़ाई का आधा, ठीक है, लंबाई का भी आधा और चौड़ाई का भी आधा। लेकिन लंबाई का आधा चौड़ाई का आधा कहां से, तो उसके साइड से ना, साइड से ना। जैसे मान लेते हैं ये आपका जो ऐसे रेक्टेंगल है तो लंबाई का आधा क्या है, लंबाई का आधा ये चौड़ाई से ना, यहां आधा करेंगे क्या, अगर चौड़ाई का आधा करेंगे तो ये लंबाई से आधा जाएंगे, है ना, यही ना, दोनों तरफ आधा आधा कर लेंगे। अब बात यह है कि ये वाला आधा डिस्टेंस यहां से नापा गया है और ये वाला आधा डिस्टेंस यहां से नापा गया, यही ना। लेकिन हमको डिस्टेंस कहां से चाहिए होता है, रेफरेंस एक्सिस से। किस लिए रेफरेंस एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए होता है, क्योंकि मोमेंट का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब मोमेंट का कैलकुलेशन किसी न किसी पॉइंट या रेफरेंस एक्सिस के अबाउट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वही हमारा रेफरेंस एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस से हमको डिस्टेंस चाहिए। अगर इसका डिस्टेंस आपने निकाल लिया है इस साइड से, तो आपको ये भी पता करना होगा कि ये वाला साइड जो है ना यहां से कितना दूरी पे है, ठीक ना, बाई एक्सिस से कितना दूरी पे है। और फिर जो आप यहाँ पे आधा करके लाए हैं उसमें ये डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, तब इसका कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तब कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये वाला डिस्टेंस से आपने जो आधा किया है, हमको डिस्टेंस यहां से नहीं चाहिए था,
हमको कहां से चाहिए, एक्स एक्सिस से। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस जो भी होगा उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, किसमें, इस हाफ डिस्टेंस में। तब हमको कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम लोग उसी तरीके से लिख लेंगे रिस्पेक्टिव नंबरिंग के साथ x1 by 1। यहाँ पे x1 by 1 क्या है, तो इस सेक्शन 1 का सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ठीक ना, x कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है। अब देखिए यही काम जो है ना सेकेंड में भी दोहराना है और थर्ड में भी दोहराना है और फोर्थ में भी दोहराना है। ठीक है, इसके बाद जो है ना जब आप ये चीज निकाल चुके होंगे तो ये एक्स्ट्रा आपको करना है हर एक सेक्शन के लिए कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन 1 अबाउट एक्स एक्सिस एंड बाय एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट बारी बारी से, कोई एक्सिस के अबाउट आप पहले निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अच्छा लगता है a1 x1 और a1 y1, इसीलिए तो a1 x1 किसके अबाउट हो गया, y एक्सिस के अबाउट, a1 y1 किसके अबाउट हो गया, x एक्सिस के अबाउट। तो हम क्या करते हैं कि y एक्सिस पहले लिखते हैं और x एक्सिस बाद में लिखते हैं। ठीक ना, ये अच्छा लगता है इस वजह से लिखते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि पहले सर उसको लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक ना, आपका मन करे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप a1 x1 का कैलकुलेशन करेंगे और a1 y1 का कैलकुलेशन करेंगे। इसके कैलकुलेशंस के बाद इस सेक्शन को आप भूल जाएंगे, इसका काम तमाम हो गया, अब ये खत्म। अब यही काम जो है ना इसमें करेंगे सेकेंड सेक्शन के लिए, इसमें भी वही एरिया निकालेंगे, इसमें भी वही x1 x2 by 2 निकालेंगे, फिर जैसे a2 x2 a2 by 2 निकालेंगे। क्लियर है, फिर उसी तरीके से तीसरे सेक्शन के लिए भी करेंगे, है ना। और सब में रेक्टेंगल के लिए साइड से आपका वही होगा, लेंथ का आधा विड्थ का आधा। ठीक है, और इसमें जो है ट्रायंगल वाला में खाली आप थोड़ा सा ध्यान देना है कि ट्रायंगल अगर इस तरह का है, ट्रायंगल अगर इस तरह का है तो इसका जो है सेंट्रोइड किधर होता है, तो इसका हाइट का, ये हाइट जो होगा तो उसका टोटल हाइट अगर मान लेते हैं h है तो ऊपर से कितना डिस्टेंस 2h/3 और नीचे से कितना डिस्टेंस h/3। ठीक ना, इस तरह का अगर ट्रायंगल है तो, ठीक ना, लेकिन अगर ट्रायंगल इस तरह का है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, यही दो वो ट्रायंगल देगा। ठीक है, और इस तरह का अगर ट्रायंगल देता है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से डिस्टेंस इधर की ओर कितना हो जाता है, ये अगर b है तो ये कितना हो जाएगा b/3 इस पॉइंट पे, और इस इधर की ओर जब पॉइंट लेंगे तो ये अगर h है तो कितना हो जाएगा h/3 यहां से। ठीक ना, ये वाला पॉइंट पकड़ना है। ठीक ना, जहां पे 90 डिग्री बनता हो। अगर डिस्टेंस आपको इधर से चाहिए तो ये कितना हो जाएगा 2h/3। ठीक ना, और अगर डिस्टेंस इधर से चाहिए होगा ये कितना हो जाएगा 2b/3। ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो 6 नंबर आपका हाथ में है। अभी आप समझिए कि आप इसको कितना कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस इतना ना कीजिए कि ये तरीका को ही आप आत्मसात कर लीजिए। टेस्ट आपको होने वाला है जल्दी में ही, तो आप जैसे एक क्वेश्चन तो इससे रहेगा, एक क्वेश्चन ने एक्चुअली में 2 क्वेश्चन है शायद टेस्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इससे रह सकता है, और आपको जो है बाकी यूनिट 1 से क्वेश्चन रहेंगे ज्यादातर। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 10 गो, ये रहेगा, तो आप कर सकते हैं, है ना। अब देखिए ये हुआ सिंपल सेक्शन ही आपको ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक ना, आई सेक्शन हो गया, जेड सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, आई सेक्शन, जेड सेक्शन और टी सेक्शन, और एक ई सेक्शन, ई सेक्शन और चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन इसी को बोलते हैं, ये अगर हटा देना ट्रायंगल तो ये कौन सा सेक्शन हो जाएगा, चैनल सेक्शन। सी सेक्शन को ही हम चैनल सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 पे ना फुल कंसंट्रेशन बना करके रखिए। ठीक है, 4-5 पे फुल कंसंट्रेशन बना के रखिए, क्योंकि ये आपको आना तय है। ठीक है,
तो इस पे आपको कोई कोताही नहीं होना चाहिए, ये बनना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स फिगर होगी, खींच लीजिए फोटो। हाँ, ये लोग के आज जैसे स्क्रीन शॉट होगा, ये एप्लीकेशन में होता है। हो गया? अब आइए, फोटो खींचे में इतना देरी लगा है। आइए, अब है हमारा नेगेटिव एरिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेगेटिव एरिया कॉन्सेप्ट क्या है? इसे आपका जो आपका ओरिजिनल एरिया होता है, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल एरिया होता है वही एरिया को हम लोग क्या कर लेते हैं, कट आउट कर लेते हैं। ठीक ना, वही एरिया को हम लोग क्या कर लेते हैं, कट आउट कर लेते हैं, और उसमें से कटा हुआ पोर्शन जो है क्या कहलाता है, नेगेटिव एरिया कहलाता है। जैसे ये हमारा कंप्लीट एरिया है, ये हमारा क्या है, कंप्लीट एरिया है, और इसमें से हम क्या करते हैं कि ये तो पूरा है, ये पूरा एरिया, इसमें से अगर हम थोड़ा सा उड़ा दें, ये एरिया को हम लोग क्या कर दिए हैं, आउट कर दिए हैं, इतना दूर से काट के हटा दिए। यानी कि आप अपने पेज को ध्यान से देखिए, उसमें से अगर हम बीच में से काट लें, ठीक है, ब्लेड से उसको कटिंग कर लें, तो क्या हो जाएगा, उतना दूर तक एरिया नहीं होगा। कहने का मतलब यही ना, उतना दूर तक कोई एरिया नहीं होगा। अब बात यह है कि से जब आप जिस क्षेत्र में से आप एरिया को कट आउट करते हैं, तो जो इसका ओरिजिनल सेंट्रॉइड था उससे इसकी शिफ्टिंग हो जाती है। जैसे अगर हम कहें कि ये कलम है, इसका सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं पे होगा, आकर के हम इसको यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं। यही अगर हम कहें कि यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं, नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा बैलेंस? क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो बॉडी, इसका जो वेट है यहाँ पे आके कंसंट्रेट हो रहा है। ठीक ना, तो जिस पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है वही उसका सेंट्रल पॉइंट कहलाता है ना। जहां पे टोटल क्वांटिटी कंसंट्रेट होगी उसी उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल पॉइंट कहेंगे, जहां पे उसका क्वांटिटी कंसंट्रेट आकर के हो रहा है। अब ये जो है टोटल एरिया जो है ना, इस पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रहा था शुरुआत में, जब ये पूरा एरिया था। ठीक ना, जब ये पूरा एरिया था, लेकिन जब आपने कट किया, जब आपने इसको कट किया, तो अब ये क्या होगा कि अपोजिट में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। जिधर की ओर एरिया रहेगा ज्यादा, उधर की ओर जो है नया सेंट्रॉइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जिधर से काटे हैं उसके दूसरे साइड में जो है आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट होने का कारण क्या है कि इधर जो है एक्चुअल में कोई एरिया नहीं है। ठीक ना, इधर जो है एक्चुअल में कोई एरिया नहीं है, और टोटल एरिया का इफेक्ट जो है इसके अपोजिट में ज्यादा है, जिस वजह से जो है सेंट्रल पॉइंट जो है अपोजिट में शिफ्ट हो गया। क्लियर है? अब देखिए बात यह है कि से यहां से ये जो शिफ्टिंग होगी, इसका जो है सेंटर जो आपका काट करके हटाया गया है, इसका भी कहीं ना कहीं पे सेंटर होगा, है ना। तो इसका सेंटर और इसका ओरिजिनल सेंट्रॉइड और ये वाला सेंट्रॉइड तीनों जो है से किस एक ही लाइन में आएंगे। तीनों जो है क्या होंगे,
एक ही लाइन में आएंगे। क्लियर है? अब सुनिए, इसको अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर सोचा जाए तो कैसे सोचेंगे कि अगर आप किसी ओरिजिनल ज्योमेट्री से एरिया को काट करके हटाते हैं, ठीक है, तो काट करके हटाया गया एरिया का सेंटर और ओरिजिनल एरिया का सेंट्रोइड यानी सेंटर, और जो काटने के बाद जो बचा, जो काटने के बाद बचा वो शेष एरिया का जो सेंटर होगा, तीनों जो है एक ही लाइन पर होंगे। क्लियर है? तीनों क्या होंगे? एक ही लाइन पर होंगे। अगर 3 पॉइंट कोई एक लाइन पर होता है तो उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। उसको क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट। यानी कि सेंटर ऑफ दिस नेगेटिव एरिया, सेंटर ऑफ दिस ओरिजिनल ज्योमेट्री एरिया एंड सेंटर ऑफ न्यू रिमेनिंग एरिया, यानी कि नया जो रिमेनिंग एरिया है उसका सेंटर, तीनों जो है से क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तीनों क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। बात समझ में आया? यानी एक ही लाइन पे आएंगे। कोई दिक्कत है? नहीं ना? अब देखिए कि इस तरह के एरिया का सेंट्रोइड जो ये C1 है, इसको फाइंड आउट करने के लिए, ये जो है इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं कि इस एरिया को A1 नाम दे देते हैं, पूरा कंप्लीट एरिया को क्या नाम देते हैं? A1, और ये जो काट करके हटाए हैं उसको नाम देते हैं A2, और ऐसा बिहेव करते हैं कि A2 जो है ना वो कंप्लीट एरिया है और उसका कुछ ना कुछ सेंट्रोइड भी है। क्लियर है? तो अब जो है इसका सेंट्रोइड जो है ये कंप्लीट ज्योमेट्री वाला ना होगा क्या? इसका सेंट्रोइड क्या होगा? कंप्लीट ज्योमेट्री का होगा, ओरिजिनल। तो ये तो एक रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है ना? तो लंबाई का आधा और चौड़ाई का आधा, इतना दूरी पे होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे? A1 की वैल्यू निकाल लेंगे, X1 की वैल्यू निकाल लेंगे और Y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा समझ करके निकालेंगे कि ये पूरा कटा हुआ नहीं है, ठीक ना? ये पूरा जो ऐसे भाग कटा हुआ नहीं है, ठीक है? और इसको निकालने के बाद ये तो पूरा पॉजिटिव में आ जाएगा, सारा वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना? अब बात यह है कि इसे A2 जो है ना, A2 का जो है जिस शेप में ये दिखाई दे, सर्कल में दिखाई दे तो सर्कल का एरिया लेना, रेक्टेंगल में दिखाई दे रेक्टेंगल का एरिया लेना, ट्रायंगल में दिखाई दे तो ट्रायंगल का एरिया। यानी A2 जो है ना, जो कटा हुआ पोर्शन, उसको भी हम एरिया निकालेंगे, उसको भी क्या लेंगे? एरिया निकालेंगे, ठीक है? लेकिन इसको हम नेगेटिव में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना कट जाने के वजह से वास्तविकता में वहां पे एरिया है ही नहीं, वास्तविकता में वहां पे एरिया है ही नहीं। अगर हम इसको पॉजिटिव में ले रहे हैं तो एक बार शुरू में तो हम पॉजिटिव में लिए थे तो ये पूरा एरिया तो शामिल हो गया ना, और अगर इसको भी पॉजिटिव में लेंगे तो ये वाला पोर्शन में 2 बार शामिल हो जाएगा। बोलिए, ये पोर्शन तो आपको 2 बार शामिल हो गया। एक तो आपने पूरा ले लिया शुरू में, ठीक है, और फिर जो है आप इसको ले रहे हैं तो दोबारा शामिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है उसको माइनस में लेते हैं, उसको क्या करते हैं? माइनस में लेते हैं, और ये जो पूरा वाला निकाले हैं उसको में से ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, है ना? अब ये माइनस हो जाएगा, इसका भी कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा, बाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा, है ना? तो इसका भी आपका x2 कुछ होगा और y2 भी कुछ होगा, यही ना? अब इसमें क्या करेंगे कि फॉर्मूला हम चेंज कर देंगे। क्या? x बार इज इक्वल टू A1 x1 माइनस A2 x2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। यहाँ पे जहां पे एरिया A2 आएगा हर जगह पे क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। क्यों माइनस लगाएंगे? कि वो 2 बार शामिल ना हो जाए, ठीक ना? वो 2 बार शामिल हो जाएगा तो बढ़ ना जाएगा, एक्चुअल में तो वो है ही नहीं है, ठीक ना? एक्चुअल में ये तो यहाँ पे है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है? तो माइनस कर लेंगे तो हमारा जो है से ये x बार का वैल्यू आ जाएगा, और ये x बार जो आएगा वो किसका आएगा?
C1 का आएगा, वो किसका आएगा, C1 का आएगा। ठीक है, और देखिए बाई बार भी निकालेंगे तो इसमें भी सेम सेम, ठीक ना, क्या A1 Y1 माइनस A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2। अगर एक गो काटा गया है तो एक बार माइनस, दो गो काटा जाता तो दो बार माइनस, तीन गो काटा जाता तो तीन बार माइनस। क्लियर है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन जो आपको लेवल 2 में दिया गया था, आपको इस तरह से बनाया गया होगा, ठीक है, इस तरह से था। ये वाला आपका पूरा पोर्शन था और एक ट्रायंगल को जैसे काट लिया गया था, एक ट्रायंगल क्या कर लिया गया था, काट लिया गया था। अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह के ही पूछे जाते हैं, वो इसलिए पूछे जाते हैं कि ताकि आपका जो है ना, आपको ये टेस्ट किया जाता है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, ठीक ना। आपसे ये बिल्कुल नहीं टेस्ट किया जाता है कि आप आड़ा तिरछा के जानते हैं, ऐसा ऐसा फिगर बना के दे दिया जिसका न एरिया निकल रहा है न सेंट्रोइड निकल रहा है, ठीक है, ऐसा फिगर नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट से अलग है, ठीक है ना, वो चीजें जो है कॉन्सेप्ट से अलग है, उसको रियलिटी से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि आपको जो है जो कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रोइड का वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्या किया गया कि ये पूरा सेमी सर्कल था, ये क्या था, सेमी सर्कल था। ठीक है, तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि हमारा सेक्शन 1 जो है वो क्या है, सेमी सर्कल। सेक्शन 1 जो है क्या है, सेमी सर्कल, और सेक्शन 2 जो है क्या है, ट्रायंगल। सेक्शन 2 जो है क्या है, ट्रायंगल। अब आप देख रहे हैं कि बाई एक्सिस के अबाउट तो दोनों तरफ सेम सेम, यानी कि ये बाई एक्सिस क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री। बाई एक्सिस क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये भी कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि अगर किसी ज्योमेट्री से लाइन ऑफ सिमेट्री गुजर जाती है तो उसका सेंट्रोइड उसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा, कहीं ना कहीं पे उसी लाइन ऑफ सिमेट्री पे होगा। यानी कि सेंट्रोइड अगर हम कहें कि यहां पे होगा, बोलिए नहीं होगा, सेंट्रोइड कहां पे होगा, कहीं ना कहीं पे इसी लाइन पे होगा। यानी देखो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि अभी लाइन पे ही चल रहा है ना, यहाँ पे अगर कहें कि होगा तो नहीं होगा, यहाँ पे कहें तो होगा ना, यहाँ पे ना। जब भी होगा आप अगर इस पे पॉइंट बना रहे हैं तो होने के चांसेस हैं, ठीक ना। लेकिन अगर इस लाइन से हट के कोई भी पॉइंट बना रहे हैं तो वहां पे सेंट्रोइड होने के चांसेस है। अंदाज से भी अगर हम बताएंगे तो भी, अंदाज से भी अगर आपसे कहा जाए कि अगर हम आपको पॉइंट देते हैं कि ये C1 C2 C3, ठीक है, और यहाँ पे C4 और यहाँ पे C5, आपसे पूछें कि इसे बताइए कि इसका सेंट्रोइड कौन सा होगा, निश्चित रूप से आप कहेंगे कि C3। क्यों, क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे एक ही पॉइंट है और बाकी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री से बाहर पॉइंट है। तो ये सब तो होने से रहा, ये सब तो होगा नहीं, बाहर वाला जब भी होगा तो कौन सा होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री वाला होगा, है ना। चाहे ये ओरिजिनली है या नहीं है इससे कोई बात नहीं, होना किस पे चाहिए था, लाइन ऑफ सिमेट्री पे। पॉइंट हमको एक ही होना है लाइन ऑफ सिमेट्री, दो गो पॉइंट रहता तब कंफ्यूजन होता कि ये होगा कि होगा, ये डाउट होता। लेकिन यहाँ तो एक ही गो पॉइंट दिया है, अब ये गो दिया तो सोच समझ के ही ना दिया होगा कि ना यही वाला है क्या। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज करके पकड़ते हैं। अब देखिए कि हम लोग जब इसको निकाल रहे होंगे ना, एक्चुअल में डाटा हमको याद नहीं कि कितना इसका लंबाई चौड़ाई दिए हैं, लेकिन हाँ निकालते समय क्या करेंगे कि A1 निकालेंगे। A1 क्या निकालेंगे, पाई r स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग निकालेंगे x1। x1 कितना, 0। x1 कितना, 0। क्यों, क्योंकि बाई एक्सिस जो से लाइन ऑफ सिमेट्री है तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और अगर हम कहें कि y1 कितना होगा, तब y1 जो है आपको बताया गया था सेमी सर्कल में कि सेंटर से ऊपर की ओर कितना होता है, तब 4r/3 पाई, 4r/3 पाई, ये बताए थे, ठीक है। तो अब जो है ये तो कंफर्म हो गया कि y1 कितना होगा, 4r/3 पाई। अब हम लोग यहां से A1 y1 निकाल लेंगे, A1 y1 निकाल लेंगे, जो भी आना रहेगा आएगा, है ना। अब देखिए
दूसरा हम लोग लेकर के चलेंगे ट्रायंगल। सेक्शन 2 जो ऐसे हमारा ट्रायंगल है, अगर हम लोग A2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया 2r, डायमीटर ना, तो डायमीटर इधर भी आर इधर भी आर, तो बेस कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, और हाइट कितना हो जाएगा ये वाला हाइट, तो यानी r, हाइट कितना हो गया r। ठीक है, तो ये कट काट देंगे तो कितना बन जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि A2 कितना हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब अगर हम कहें कि इसे ये ट्रायंगल जो देख रहे हैं इसका कितना होगा सेंट्रॉइड, यानी ये हम कहें कि बाई 2 कितना होगा, x2 तो 0 हो जाएगा, ये तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री पे है नहीं। अच्छा, अब बाई 2 कितना होगा, तो यहां से बेस से ऊपर की ओर कितना h/3, h/3, तो r/3, h कितना हमारा r है ना, तो r/3। ठीक है, यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे a2/2, a2/2। लेकिन a2/2 जो आएगा वो आपका क्या रहेगा निगेटिव में। क्यों निगेटिव में रहेगा, क्योंकि उसको तो काट के हटाया गया ना, तो उसको काट के हटाया गया तो यानी कि माइनस में लेंगे, तो a2/2 भी आपका क्या आएगा निगेटिव में आएगा, a2/2 भी क्या आएगा निगेटिव में आएगा। फाइनल जो हमारा बाई बार बनेगा वो क्या होगा a1/1 माइनस a2/2 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। यही ना, बनाए तो नहीं होंगे अभी तक आप लोग, उसको बनाए थे, आया था आंसर। एक लड़का पूछा था हमसे, इसीलिए हमको वो क्वेश्चन याद था। अब कौन पूछा हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन कोई क्वेश्चन पूछा है ये चीज। तो ये इस तरह से जो से हम लोग बनाते हैं, क्लियर है। अब देखो प्रैक्टिस थोड़ा सा तगड़ा रखना इस पे, क्यों, क्योंकि जब टेस्ट होगा तो वहां पे आपको टेस्ट इस तरह से लिया जाता है कि आपको अलग अलग करके बैठाया जाता है, आप चाह करके भी चोरी नहीं कर सकते हैं। तो आप जितना आप दिमाग में लाएंगे उतना ही लिख पाएंगे। ठीक है, ये पहली बात। तो आप जो है ऐसे मेंटली प्रिपेयर होकर करके टेस्ट देने आइएगा। ठीक है, कि हमको जो ऐसे जाना है खुद से लिखना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके आइएगा इसी न्यूमेरिकल पे, इस तरह के न्यूमेरिकल जो आपको बताए गए, खास करके कौन सा आई सेक्शन, जेड सेक्शन, टी सेक्शन और एल सेक्शन। ठीक है, कौन कौन होता है जो आपको बता दे रहे हैं, ज्यादातर जो सबसे सीजी नहीं आएगा, सीजी नहीं आएगा, ये हम आज ही बोल दे रहे हैं, सीजी नहीं आ रहा है, लेकिन सेंट्रोइड आएगा। ठीक है, एल टी जेड आएगा, फिर आई आएगा, ये हो गया, फिर सी आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसको चैनल सेक्शन या सी सेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ई सेक्शन आने के चांसेस हैं। ठीक है, ई सेक्शन। ठीक है, ई सेक्शन। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या फ्लेंज, इसको क्या बोलते हैं फ्लेंज, और इसको बोलते हैं वेव, इसको भी क्या बोलेंगे फ्लेंज। ठीक ना, यानी कि जो वर्टिकल वाला होता है उसको क्या बोलते हैं वेव, और ओरिजेंटल वाला जो होता है उसको फ्लेंज। ये फ्लेंज, ये वेव, ये ठीक है, कैसे कर देगा तो फिर वेव फ्लेंज के बातें छोड़ दो। ठीक है सर, आई को हम ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फ्लेंज ना, वो फ्लेंज थोड़ा बेबे रहे।
एक बार झटका देता है और सब बंद करके रख देता है। आइए, ये चीजें जैसे आपको टेस्ट में देखने को मिलेगा। अब आते हैं ये तो हो गया सेंट्रोइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? तो ये भी सेंट्रल पॉइंट होता है किसका? जहां पे टोटल वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड माना जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेगा तो टोटल द सेंट्रल पॉइंट, द सेंट्रल पॉइंट वेयर टोटल वेट of the body is considered to be concentrated। है ना? जहां पे बॉडी का टोटल वेट कंसंट्रेटेड माना जाए, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास किसको कहेंगे? वीडियो नहीं दिख रहा है, अब तो दिख रहा होना चाहिए। अभी भी प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ देखिए, टोटल वेट जहां पे कंसंट्रेटेड माना जाए उसको क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और टोटल मास जहां पे कंसंट्रेटेड माना जाए, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहने का तात्पर्य क्या होता है? क्यों हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं? क्योंकि वेट का कंसंट्रेटेड पॉइंट है। वेट जो है क्या है? ग्रेविटी फोर्स। वेट जो है क्या होता है? ग्रेविटी फोर्स। इसीलिए उसके सेंट्रल पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक ना? तो ये हुआ। अब बात ये है कि अलग अलग बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग होगा, है ना? अब समस्या ये होती है ना कि बॉडी भी कई तरह के होते हैं, चाहे तो वो यूनिफॉर्म रहेगा या नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यूनिफॉर्म करने का मतलब ये मटेरियल एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म करने का मतलब अलग अलग मटेरियल। ठीक ना? आधा लोहा, आधा लकड़ी, आधा बूंदा, आधा तांबा, ऐसा मिला करके बनाया जाता है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म। अगर खाली लोहा से बना हुआ है तो यूनिफॉर्म। क्लियर है ना? और कुल मिलाकर के बात ये रहता है कि डेंसिटी अगर सेम सेम तो यूनिफॉर्म, डेंसिटी डिफरेंट तो नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है ना? तो मटेरियल कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, है ना? नॉन यूनिफॉर्म। अब बात ये है, चाहे तो बॉडी यूनिफॉर्म रहे या फिर नॉन यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, मान लेते हैं ये आयरन, ये जो से वुड, आयरन और वुड दो चीजों से मिलकर के बना है। ये यूनिफॉर्म हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। इसका मास कुछ होगा m1, इसका मास कुछ होगा m2, है ना? दोनों का मास अलग अलग, है ना? तो दोनों पे वेट भी अलग अलग कि सेम सेम? दोनों का वेट अलग अलग, है ना? तो हम लोग जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा क्या? W1 x1 प्लस W2 x2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। ठीक ना? W1 प्लस W2, यानी कि वेट ऑफ फर्स्ट गुना सेंट्रोइड ऑफ फर्स्ट, प्लस में वेट ऑफ सेकेंड गुना सेंट्रोइड ऑफ सेकेंड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड करें, और फिर जो है यहां से हमारा क्या आएगा? एक्स बार। क्या आएगा? एक्स बार, सीजी का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट के लिए यही चीज लगाएंगे, W2 x2 प्लस सॉरी
W1/1 प्लस W2/2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, यही करेंगे, है ना। अब देखिए कि हम लोग क्या करते हैं ना कि अर्थ के जो जी का वेरिएशन है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी है, उसको लगभग अर्थ के आसपास कांस्टेंट मानते हैं। कितना मानते हैं? 9.8 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अलग अलग तो नहीं लेते हैं, उतना ही लेते हैं, है ना। तो जी कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम इसको अगर खोल के लिखेंगे एक्स बार इज इक्वल टू m1 g1 इंटू x1 प्लस m2 g2 x2 डिवाइडेड बाई m1 g1 प्लस m2 g2। अगर हम क्या करें, जी को कांस्टेंट मान लें, जी को क्या कर लें, कांस्टेंट मान लें, ठीक ना, कांस्टेंट मान लें, तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा सब, एक्स बार जी1 जी2 जी3 सब तो जी हो जाएगा। तो m1 जी x1 प्लस m2 जी x2 डिवाइडेड बाई m1 जी प्लस m2 जी। जी ऊपर नीचे कॉमन लेकर उड़ा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जी गुना m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में जी। ये सही खत्म, बच गया क्या आपको, एक्स बार इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहला रहा था, अब वेट के फॉर्म में फॉर्मूला आ रहा था, जी का वेरिएशन कांस्टेंट अगर हो जाए तब वही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, वही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ मास में तब्दील हो जाता है, यानी सेंटर ऑफ मास कहलाने लग जाता है कब, जब जी जो है क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी कि जी का वेरिएशन हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, यही ना। तब जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम चीज, कोई दिक्कत। अब बात यह है कि हम जो है ना दो तरह के बॉडी के बारे में बात किया, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। एक होता है डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। ये आयरन है, ये वुड है, ठीक है। तो अगर हम इसका डेंसिटी के बारे में बात करें तो ये रो1, इसका डेंसिटी की बात करें तो रो2, इसका वॉल्यूम v1 और इसका वॉल्यूम v2। तो हमारा अगर हम बैठाएं तो रो1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 और रो2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2। अगर हम इसको m1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा, रो1 इंटू v1 और m2 इज इक्वल टू निकालेंगे तो रो2 इंटू v2। हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं जो आप ले करके आए हैं फॉर्मूला, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो1 v1 x1 प्लस रो2 v2 x2, ठीक है, डिवाइडेड बाई रो1 v1 प्लस रो2 v2। लिख सकते हैं ऐसा m1 के जगह पे और m2 के जगह पे, ठीक है। अब समस्या ये है कि ये डिफरेंट नॉन यूनिफॉर्म बॉडी रहेगा तभी ना होगा, जैसे ये आपका आयरन और वुड रहेगा तभी ना ऐसा होगा, डिफरेंट डेंसिटी डिफरेंट वॉल्यूम, है ना। अगर मान लेते हैं कि से आपका जो दो चीजें हमने दिया है, ये दोनों के दोनों हम जो है आयरन से बनाए, दोनों के दोनों किससे बनाए, आयरन से, तो इसका भी डेंसिटी वही रहेगा जो इसका रहेगा, यानी कि रो1 बराबर क्या हो जाएगा, रो2, इसको हम मान ले रहे हैं रो, ठीक है, उसको मान ले रहे हैं रो। ये कब होगा, जब दोनों सेम मटेरियल, सेम मटेरियल बोले तो यूनिफॉर्म मटेरियल, कैसा, यूनिफॉर्म। ये किसके लिए है, नॉन यूनिफॉर्म, किसके लिए ये आया, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए सेंट्रल पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास या सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। अब अगर हम ले लेते हैं यूनिफॉर्म बॉडी, फॉर
यूनिफॉर्म बॉडी, यूनिफॉर्म बॉडी, रो वन इज इक्वल टू रो टू इज इक्वल टू रो कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स बार इज इक्वल टू रो इंटू वी वन एक्स वन प्लस रो इंटू वी टू एक्स टू डिवाइडेड बाई रो इंटू वी वन प्लस रो इंटू वी टू। अब रो को कॉमन ले लेते हैं ऊपर नीचे, तो वी वन एक्स वन प्लस वी टू एक्स टू डिवाइडेड बाई रो इंटू वी वन प्लस वी टू। ये दोनों खत्म है ना, तो क्या बन जाएगा आपका एक्स बार इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो चुका है, वी वन एक्स वन प्लस वी टू एक्स टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू। यानी कि ये हो गया किसका, वॉल्यूम का सेंटर पॉइंट, ठीक ना, किसका हो गया, वॉल्यूम का सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये था किसका, मास का सेंटर पॉइंट, और ये था किसका, W वाला वेट का सेंटर पॉइंट। आपको हम सबका डिफिनीशन लिखवाएं, जब लाइन रहे, एरिया रहे, वॉल्यूम रहे, ये तीनों के सेंटर पॉइंट का नाम होता है सेंट्रोइड। क्या होता है, सेंट्रोइड, ठीक ना, किसका किसका, लाइन एरिया वॉल्यूम, लाइन एरिया वॉल्यूम के सेंट्रल पॉइंट को क्या नाम देते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है। और मास के सेंट्रल पॉइंट को क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ मास। वेट के सेंटर पॉइंट को क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो पहले हम ले करके चले थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो किस में बदल गया है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम में। किस में बदल गया है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, जो कि सेंट्रोइड है, जो कि क्या है, सेंट्रोइड है, ठीक है। यानी कि सेंट्रोइड ऑफ द ज्योमेट्री, ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ द ज्योमेट्री या सेंट्रोइड ऑफ द वॉल्यूम, है ना। तो बात ये है कि अगर ये वाला कंडीशन तो तब आएगा ना जब जी जो ऐसे कांस्टेंट होगा, और ये वाला कंडीशन तब आएगा, इसी से ना डिवाइड करके लाए हैं, तो इसका मतलब है कि पहले आप जो कांस्टेंट लिए हैं उसको चेंज नहीं करना है, वो चेंज हो जाएगा तो फिर जी का वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो इसमें जी भी नहीं चेंज होना चाहिए और साथ साथ रो जो है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक ना। यानी कि जी भी कांस्टेंट और डेंसिटी भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट रहेगा तब सेंट्रोइड आएगा, तब क्या आएगा, सेंट्रोइड। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बन जाएगा, सेंट्रोइड। कब, जब जी भी कांस्टेंट रहे और रो भी कांस्टेंट रहे, ठीक ना, तब। अब बात यह है, अब हम लोग तीन चीजों को लेकर के चल रहे हैं एक साथ, कौन कौन, एक आपका हो गया सेंट्रोइड, फिर है सेंटर ऑफ मास, और एक है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तीन चीजें है ना, शुरुआत यहां से किए थे, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास कहलाने लग जाता है कब, जब जी का वेरिएशन क्या हो, जी का वेरिएशन जो है जीरो हो जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए, जी का वेरिएशन क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास जो है ना वो सेंट्रोइड बन जाता है कब, जब डेंसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म, डेंसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, यानी कि कांस्टेंट, ठीक ना। डेंसिटी यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सी जी सेंटर ऑफ मास कब कहलाएगा, जब जी का वेरिएशन क्या हो जाए, कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास सेंट्रोइड कब कहलाएगा, जब डेंसिटी यूनिफॉर्म, ठीक ना। अगर हम कहें कि सीजी को हम सेंट्रोइड कब कहेंगे, तो ये दोनों को जोड़ करके बोलेंगे, ठीक ना। जब आप यहां से डायरेक्ट उछल के यहां आते हैं तो दोनों को ले करके बोलेंगे, है ना, कि जब जी का वेरिएशन भी कांस्टेंट और डेंसिटी भी यूनिफॉर्म। क्लियर है, तो ये होता है आपको क्वेश्चन पकड़ने का ऑब्जेक्टिव तरीका, ठीक ना, जो ऑब्जेक्टिव को आप आसानी से डील कर सकते, ठीक है। ये रहेगा लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है, तो आपको पकड़ना होगा। अब देखिए, ये तो तरीका हो गया किसके लिए, कॉम्प्लेक्स फिगर के लिए। तब पहले तो आपको बेसिक फिगर का नॉलेज होना चाहिए, है ना, बेसिक फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नॉलेज होना चाहिए,
सीजी से क्वेश्चन ना के बराबर अभी तक तो देखा नहीं गया है, ठीक ना, लेकिन हमने पढ़ाया है, अब आ भी जाए तो हमको दोष नहीं देना है, ठीक है। कुल मिलाकर के बात ये है ना, अब हमने पढ़ाया है तो आपको प्रैक्टिस करना आपको है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे, है ना। और एक चीज हम आपको कह रहे हैं बार बार कि मैकेनिक्स और मैथ प्रैक्टिस है तो 70 में 70 और नहीं तो 0, नहीं तो फिर 0, 7 हटा दीजिए अलग और 0 अलग, ठीक है। तो इसमें ये खेल चलता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल आपको 10 क्वेश्चन जो रहेंगे ना, 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आप छोड़ दें, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, ऑब्जेक्टिव तो खैर ऐसो बन जाएगा, आपको देखते बनने लगेगा, कुछ कुछ सोचना पड़ता है। फिर 20 क्वेश्चन आप उधर ऑब्जेक्टिव का छोड़ दीजिए, तो 2 से लेकर के 10 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे सब सब्जेक्टिव वाला वो आपको न्यूमेरिकल रहेगा, 2 से लेके 10 तक यानी कि 9 क्वेश्चन सब का सब क्या रहेगा, न्यूमेरिकल। और में आपका रहेगा थ्योरी, ठीक ना, और में क्या रहेगा, थ्योरी। कोई कोई कॉन्सेप्ट जो है आपको पूछ लिया जाता है, जैसे जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला जो टॉपिक है वो है वेरिग्नस थ्योरम का प्रूफ, ठीक ना, वेरिग्नस थ्योरम का प्रूफ। और एक है आपका लेमिस थ्योरम, ठीक ना, लेमिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट, ये प्रूफ नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है, जितना आपको लिखवाया जाएगा। तो ये 2 चीजें जो है बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है, एकदम अंधाधुन आता है इससे, ठीक है। एकदम समझिए कि जब भी आएगा ये तो एकदम 6 नंबर का है हर हाल में, और ये जो है 4 नंबर का है, 6 नंबर में भी कभी कभी दे देता, लिखना उतना ही है, ठीक है, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूमेरिकल के लिए, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। अगर थ्योरी में अगर आप याद रख सकते हैं तो ये 2 याद रख सकते हैं 6 नंबर का, जिसको आप आराम से बना सकते हैं, ठीक ना, थ्योरी के रूप में। अब बाकी प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिए, 6 नंबर का एक क्वेश्चन हमने कहा कि से जितने आपको सेक्शंस के बारे में बताया गया है उस पर भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ज्यादा नहीं कीजिए। आपको जो सिर्फ कहा गया ना कि आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, तो आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना, उससे ज्यादा नहीं। देखिए ये जो आपको बताया गया कि CIL और ये Z और T और E, ये जो है ना इस पे इतना ना प्रैक्टिस करके रखो कि आपको क्वेश्चन जो से नहीं छूटेगा, ठीक ना, यानी कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है। गड़बड़ होने का एक ही कारण होता है कि इसका कैलकुलेशन मिस्टेक ज्यादा होता है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें, ये आसान है। आपका प्रैक्टिस अगर अच्छा रहेगा आप आराम से बना दोगे। 6 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा तो 2 गो आएगा, ठीक है, 4 नंबर में आएगा तो 2 गो आएगा, यानी 8 नंबर का हो जाएगा वो, ठीक है, और 6 नंबर में आएगा तो 1 गो आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब इसके बाद बेसिक सेक्शन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, यानी बेसिक सॉलिड का, उसको याद कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, है ना। पहला है आपका सिलेंडर, ये R और ये H, ठीक है। बेसिक सिलेंडर का क्या निकालना है आपको, CG याद करना है, ठीक है, क्या करना है, CG याद करना है। तो इसका कितना हो जाएगा, नीचे से h/2, नीचे से h/2, ठीक है, और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr² h, πr² h, क्योंकि यही ज्यादा यूज में आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका कोण, ठीक है, इसके बाद आता है कोण, इसका h है और ये रेडियस r है, ठीक है। तो यहां से
ऊपर की ओर जो इसका जो CG होगा वो कितना दूरी पे होगा, h/4, और ऊपर से कितना 3h/4। ठीक है, जो एक ऑब्जेक्टिव जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इस किस रेशियो में ये डिवाइड करता है, इसका जो एक्सिस है वो किस रेशियो में सेंट्रोइड जो है उसको डिवाइड करता है। तो 3h/4 बटा में h/4 कितना हो गया, h से h गया 3/1, तो 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। सिंपल नॉलेज से जवाब नहीं देना है कि 3/4 में डिवाइड देगा, क्योंकि वो बिना सोच ले जवाब देते हैं। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, फिर है आपका क्यूब। फिर है आपका क्यूब। क्यूब का क्या होगा, तो इसका प्रत्येक फेस से l/2 डिस्टेंस, कितना दूरी पे, प्रत्येक फेस से, इससे l/2, इससे l/2, इससे l/2, इससे भी l/2, प्रत्येक फेस से कितना दूरी पे, l/2 लेंथ का आधा डिस्टेंस पे सेंटर होगा, यानी सेंट्रोइड होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, अगर यही मान लेते हैं क्यूबॉइड रहे, यही क्या रहे, क्यूबॉइड रहे, तो क्या हो जाएगा, ये l है तो इसका भी आधा, यानी l, तो l/2। ठीक है, और ये अगर हाइट है तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते ये टोटल h है तो कितना हो जाएगा, h/2। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। फिर ये अगर b है तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक b/2। ठीक ना, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तीनों का आधा कर देंगे। ठीक है, तीनों का क्या कर देंगे, आधा आधा कर देंगे। ठीक है, l/2 और बाई कोऑर्डिनेट h/2 और z कोऑर्डिनेट b/2। ठीक ना, यही बनेगा l/2, h/2 और b/2। ठीक है, क्लियर है ना। अब आते हैं वॉल्यूम हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का देख लीजिए, इसका रेडियस अगर मान लेते हैं r है, तो यहां से ऊपर की ओर जो है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, रेडियल डिस्टेंस, रेडियल एक्सिस या रेडियल डिस्टेंस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया ना बाई, तो यहां से ऊपर की कितना दूरी पे 3r/8, ऊपर से नीचे कितना दूरी पे, ऊपर से नीचे 5r/8। ठीक है, दोनों याद रखना। अच्छा, फिर आपका आता है हेमिस्फीयर, तो हो गया, क्वार्टर स्फीयर होता नहीं है, यही याद रखना। और क्या, स्फीयर का तो ये तो कोई भी कह देगा कि सेंटर पे होगा यार, ये एकदम स्फीयर और सर्कल सेम सेम होता है। ठीक ना, और बस यही ना, मेन रूप से इसमें याद रखने वाली बातें यही है। ठीक ना, कोन, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर, कोन और हेमिस्फीयर। सॉलिड में दो ही याद रखिएगा, क्योंकि यही दोनों से ऑब्जेक्टिव आपका आ जाएगा। ठीक है, कोन और हेमिस्फीयर। अब देखिएगा ये बेसिक सेक्शन का, यानी कि आपका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड वाला जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, फिर